आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्म कीजिएगा। वॉइस क्लियर है? यस सर। शुभ संध्या, शुभ संध्या। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, आज हम लोग जो है वो हिंदी के क्लास में हम लोग जो है वो हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कंपलसरी हिंदी है, जिसमें हमें मिनिमम जो है वो 30 मार्क्स लाना होता है। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत आसान पेपर आता है। जिन लोगों ने पहले भी जो है वो मेंस लिख रखा है, उन लोगों को तो ये बात पता ही होगा कि क्या सब कवर करना है उसमें। और जिन लोग ने पहली बार जो लिख रहे हैं, है ना, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे यदि, तो उनको पता चल गया होगा कि बहुत आसान पेपर है। तो बेसिक हिंदी जो है वो आपको आना चाहिए। और बेसिक हिंदी से ज्यादा थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो आपको कवर करना है ना इसमें। तो आज हम लोग हॉलिस्टिकली जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमारा हिंदी का पेपर जो है वो क्या होता है, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज में कौन कौन से बेसिक पोर्शंस को जो है वो कवर किया गया है। और उसके अलावा हम लोग ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आज डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट 40 to 45 मिनट्स में। और अंत में जो है वो हम लोग जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं पिछले 4 साल में, 67, 68, 69 और 70, है ना, उसमें हम लोग ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है, जैसे विपरीतार्थक शब्द, है ना, पर्यायवाची, उसके बाद जो है वो मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उसके बाद संधि हो गया, संधि विग्रह करने के लिए यदि पूछा गया है, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो एक बार देख जाएंगे। एक बार जब ये वीडियो क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहां से एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पीडीएफ के ऊपर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उस पीडीएफ में आप लोग देखेंगे कि सारे ग्रामेटिकल पोर्शंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको वहां पर एक कॉन्साइज वे में जो है वो रख दिया गया है, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जब भी आपको समय मिलता है, आप उसको यदि एक बार पढ़ भी जाते हैं, तो उतना से आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है वो हमारा आज का स्ट्रेटेजी रहेगा एग्जामिनेशन, मतलब हिंदी के एग्जामिनेशन को डील करने का। क्लियर है? तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, है ना। आई होप माई स्क्रीन इज क्लियर एंड एवरीथिंग इज विजिबल। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली? प्लीज कंफर्म कीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। स्क्रीन क्लियर यस है? सर। ठीक है। देखिए, तो हमारा जो सामान्य हिंदी का पेपर है, वो आप लोग को पता है कि उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव जो है वो पेपर होता है। और इसमें 3 घंटे का जो है वो हमें समय मिलता है, काफी समय होता है। और इसके बाद सेकंड सिटिंग में जो है वो आप लोग का इसे राइटिंग का जो है वो पेपर होता है ना। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई क्या करना है कि हिंदी के ऊपर, बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर जो है वो हमारा पकड़ अच्छा होना चाहिए, है ना। और व्याकरण में हमारी शुद्धता होनी चाहिए, और हमें लेखन, जो हमारा रचनात्मक लेखन है, उसमें भी हमें दक्षता होनी चाहिए। इस पेपर को थोड़ा सा डाइवर्स किया गया है पहले, क्योंकि ऐसा हुआ 64th बीपीएससी में, 64th बीपीएससी अभी तक का सबसे बड़ा जो है वो 70th से पहले सबसे बड़ा जो है वो एक तरह से रिक्रूटमेंट था, जिसमें 1400 वैकेंसीज थी कुल। तो वहां पर जब बच्चे सिलेक्ट होकर गए थे, और तो मोस्ट ऑफ द लोगों को जब ट्रेनिंग के समय में विपार्ट में छुट्टी लेना था, तो वो लोग हिंदी में एप्लीकेशन तक नहीं लिख पा रहे थे, है ना। जो उन लोगों को छुट्टी के समय में एप्लीकेशन लिखना होता है। तो उसके बाद से बीपीएससी को लगा कि नहीं, एक हिंदी का पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का जो है वो होना चाहिए। 64 से पहले और आसान होता था ये पेपर, है ना, लेकिन 64 के बाद जो है वो इसकी डिफिकल्टी थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर दी गई। इसमें जैसे प्रेसी राइटिंग पहले नहीं आता था, है ना, ऐसे जो है वो शायद आता था या नहीं आता, शायद नहीं आता था। ठीक है। उसके अलावा जो है वो ग्रामेटिकल पोर्शन में भी जो है वो जैसे संधि नहीं आता था, है ना, समास नहीं आता था, ये सब चीज नहीं आते थे। लेकिन उसमें और ज्यादा डाइवर्सिटी लाया गया 64 के बाद, क्योंकि आपको पता है कि आप बिहार में जब जाएंगे सरकारी अधिकारी बन के, तो वहां पर 99% वर्क जो है वो हिंदी में ही होगा, चाहे वो नोटिंग हो, चाहे ड्राफ्टिंग हो, मतलब टिप्पण हो, है ना, या फिर आलेखन हो, जो भी होगा वो सारा कुछ जो है वो हिंदी में ही होगा। नोटिंग ड्राफ्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे हम डिपार्टमेंट को हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को लिखता है, या फिर एक डिपार्टमेंट जो है वो किसी यूजर को लिखता है, किसी व्यक्ति को, तो वो सारा चिट्ठी जो है वो किस में जाता है, हिंदी में ही जाता है। आलेखन मतलब हो गया, है ना, टिप्पण मतलब ये हो गया, आलेखन मतलब हो गया कि आप अपने ही डिपार्टमेंट में कोई चीज जो है वो फाइल सर्कुलेट करते हैं। तो ये सब सारा कुछ जो है वो आपका किस में हो रहा है, तो आजकल हिंदी में ही हो रहा है। और भारत सरकार भी जो है वो, भारत सरकार की एक राजभाषा विभाग है, वो राजभाषा विभाग भी जो है वो प्रेशराइज कर रही है कि जितने लोग क क्षेत्र के हैं, क हमारे पूरे भारत को ना 4 क्षेत्र में बांटा गया है, क ख ग ग। क क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर हिंदी फ्लुएंटली बोली जाती है और लिखी जाती है। तो एटलीस्ट क क्षेत्र वाले सेक्टर्स में, है ना, हिंदी का प्रयोग जो है वो आधिकारिक भाषा के रूप में जो है वो किया जाए, इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा जोर है। तो इसीलिए हिंदी को जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो एग्जामिनेशन में भी जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है। अभी एईडीओ का एग्जाम है, उसमें भी हिंदी जो है कंपलसरी है, उसमें तो निगेटिव मार्किंग भी है। तो यही हमारा बेसिकली आज का जो है वो सब्जेक्ट रहेगा कि हिंदी की भाषा पर पकड़ जो टेस्ट किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, वो क्या टेस्ट किया जाता है, इसके ऊपर फोकस करना, है ना। व्याकरणिक शुद्धता जो है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है, उसके ऊपर, है ना, देखना, और रचनात्मक लेखन क्षमता को और ज्यादा अच्छा करना। ठीक है। यदि हम एक प्रकार से एनालिसिस या विश्लेषण करें हमारे पेपर का, तो 30 मार्क का जो है वो आपका निबंध लेखन आता है। इसमें मिनिमम 12 से 15 नंबर लोग ले ही आते हैं।
तो 12 से 15 नंबर यहाँ आने के बाद 15 नंबर और जो है वो आपको लाना होता है। तो इनफैक्ट हिंदी में कोई भी डिस्क्वालीफाई जनरली बच्चा तो करता ही नहीं है, मतलब एक आधा बच्चा ही कोई कर जाता, गलती से हो जाता होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी करता होगा। तो 500 शब्दों में आपको एक जो है वो निबंध लिखना होता है, जो 30 मार्क्स का कुल होता है, और इसमें आपको, है ना, 12 से 15 नंबर आराम से जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है। दूसरा जो इसमें पॉइंट होता है वो है संक्षेपण, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग बोलते हैं। ये 15 अंकों का होता है, मतलब 15 मार्क्स का ही आता है कुल। इसमें क्या होता है कि आपको 300, 350, 400, 450 वर्ड तक के जो है वो एक पैराग्राफ दिए होते हैं। उस पैराग्राफ को आपको एक तिहाई शब्द में, जो है 1/3 में आपको क्या करना है, तो समराइज करना है, बेसिकली सारबद्ध करना मतलब होता है समराइज करना है। तो समराइज करना है आपको, बहुत आसान होता है ना। आप जो है वो टोटल उसका थीम समझ लें, थीम के अनुकूल जो है वो एक इंट्रोडक्शन दे दें, एक हेडिंग दे दें, और उसके बाद जो है उसके पॉइंट्स जो है वो उसमें लिख दें, और टोटल वर्ड्स इसमें जो है वो अंत में जरूर लिख दें काउंट करके कि आपने कितने शब्दों में उसको सारबद्ध किया है, मतलब समराइज किया है। जनरली 1/3 जो है वो स्टैंडर्ड माना जाता है, उतने में हमें करना होता है। थर्ड होता है आपका व्याकरण और वाक्य शुद्धि। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका यही होता है, 35 मार्क्स। ठीक है। अब इसमें वर्तनी शुद्धि जो है वो पूछा जा रहा है। मैंने बताया आपको 64th के बाद से ये इंप्लीमेंट हुआ है कि 10 अंक का जो है वो, है ना, वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है, कि वाक्य में कहीं पे एरर तो नहीं है। वाक्य में यदि एरर नहीं है तो उस वाक्य में जो शब्द है उसके वर्तनी मतलब स्पेलिंग में जो है वो एरर तो नहीं है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है उसमें। उसके अलावा कुछ व्याकरणिक परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ये परिभाषाएं परमानेंट है, मतलब कॉन्स्टेंट है ना। अलग अलग एग्जाम में आप देखेंगे 67th में यदि संज्ञा पूछ दिया तो 67 8th में जो है वो, है ना, सर्वनाम या विशेषण पूछ दिया, ऐसे ऐसे करके ये रिपीट होते रहता है। लेकिन यही 5 6 चीजों में से ही जो है वो अभी तक पूछा जा रहा है, और इसी को आज हम लोग जो है वो एक बार स्टडी भी कर लेंगे कि आखिर ये होता क्या है। और ये सारा पीडीएफ जो है वो आपको मिल भी जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण किसको बोलते हैं, है ना, क्रिया क्या होता है, काल है, वाच्य। वाच्य जो है वो पिछली बार पूछा गया 70th बीपीएससी में, अभी तक वाच्य जो है वो पूछा नहीं गया था, लेकिन इस बार 70th में वाच्य पूछ दिया गया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था वाच्य क्या होता है ना। तो ये वाच्य थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लमेटिक था इस बार। वॉइस जिसको बोलते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तो अब, है ना, उपसर्ग और परसर्ग, मतलब, है ना, ये पूछा गया है। ठीक है। प्रेफिक्स एंड परसर्ग जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विभक्ति हिंदी में बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्म से, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी क्या पूछी जाती है, इसका परिभाषा आपसे पूछा जाता है, डेफिनेशन क्या होता है, और उसके भेद, मतलब कितने टाइप्स होते हैं। जैसे संज्ञा है, नाउन है, तो उसका डेफिनेशन आपको लिखना है, और उसके कितने टाइप्स हैं उसका एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। तो ये जो है वो आपका 25 अंक का ये पूछा जाता है। और अंत में, है ना, शब्दावली और भाषाई अनुप्रयोग से 20 नंबर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द जो है वो लिखना है ना। कोई 5 शब्द 10 शब्द दिए रहेंगे, उसमें से पांच का आपका 5 शब्दों का दो दो जो है वो पर्यायवाची आपको लिखना होता है। विलोम शब्द आपको पूछा जाएगा, इसमें भी 5 शब्द, 10 शब्द दिए रहेंगे, इसमें से पांच किसी का जो है वो विलोम आपको लिखना है। संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा आज हम लोग स्टडी कर लेंगे कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं, इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। और उसके बाद जो है वो मुहावरे एवं लोकोक्तियां जो है वो पूछे जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा आप देखेंगे तो कुल जो है वो 100 अंक पूरा हो जाता है ना। 30 अंक हो गया आपका निबंध लेखन, 15 अंक हो गया आपका संक्षेपण, तो कुल 45 अंक हो गए। और 35 नंबर हो गया आपका व्याकरण और वाक्य शुद्धि, तो 45 और 35 जो है वो आपका हो गया 80 नंबर। और 20 अंक जो है वो आपका क्या हो गया, तो शब्दावली और भाषाई अनुप्रयोग, तो कुल मिला के 100 अंक हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निबंध लेखन में ही आप 12 से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे। तो रिमेनिंग जो है वो 15 नंबर, इन 3 4 और 5, इन तीन खंड मिलाकर आपको 15 नंबर ही सिर्फ लाना है, जो कि आसानी से जो है वो कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो और सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो किसमें स्कोर होता है, तो ये वाले पोर्शन में, जहां पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य ये है। तो ये सब कोई प्रिपेयर करके जाता है तो इसमें 20 नंबर जो है वो मिल ही जाता है। 12 से 15 नंबर ऊपर तो मिला, कुल मिला के आप 30 से किसी भी दिन ऊपर जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर। और ये पीडीएफ जो है वो आप लोग को मिल जाएगा, है ना। इसमें हम लोगों ने सब कुछ जो है वो एक तरह से हॉलिस्टिकली कंपाइल कर दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज का वो है संज्ञा। संज्ञा किसको बोलते हैं आपको पता है ना। नाउन क्या होता है, कि किसी भी व्यक्ति, है ना, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, कुछ भी, ये सब सारा में से किसी भी चीज को जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के जो है वो मुख्य 5 भेद होते हैं, आपको पता है। सबसे पहले जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का यदि बोध कराता है कोई भी शब्द, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे विशेष स्थान, जैसे पटना हो गया, दरभंगा, है ना, मधुबनी, ठीक है, इस प्रकार से वैशाली, ठीक है, ये सब सारा क्या हो गया, तो एक तरह से आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दिल्ली, दरभंगा, है ना, कट, ये हो गया, गंगा हो गया, हिमालय हो गया, ये सब सारा क्या हो गया, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम लोग क्या बोलते हैं, पूरी जाति, है ना, एक पर्टिकुलर क्लस्टर, ग्रुप को जो वर्ड रिप्रेजेंट करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। एक पूरे वर्ग का जो है वो बोध कराता हो, जैसे नदी, है ना, ठीक है, लड़का, लड़की, ठीक है,
पर्वत, ये सब सारा जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। शिक्षक, ठीक है, सैनिक, ये सब सारा क्या होता है तो जातिवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद होता है भाववाचक संज्ञा, है ना, इंग्लिश में इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको ऐसा संज्ञा जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे गुण, दोष, दशा, भाव, ये सब सारा क्या है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं तो फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि कोई अच्छा एक्सप्रेस, मतलब इफ यू आर फीलिंग गुड, है ना, यदि किसी दिन आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो यदि आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, यदि आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये सब सारा क्या है, जिस दीज ऑल आर डिपेंडेंट, सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसके ऊपर आश्रित है ये, तो आपके महसूस करने की क्षमता के ऊपर है। तो गुण हो गया, दोष, दशा, भाव, है ना, जैसे मिठास, बचपन, क्रोध, ये सब सारा जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा में आता है। फिर होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी भी सामग्री या पदार्थ का जिसमें बोध हो तो उसको हम लोग जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सोना हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, ये सब सारा किस में आता है तो द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है। और लास्ट जो होता है कौन सा होता है तो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब कलेक्टिव नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी एक ग्रुप को हम लोग जो है वो डिनोट करते हैं, जैसे कि सेना हो गया, सभा हो गया, भीड़ हो गया, है ना, ये सब सारा किसमें, गुच्छा हो गया, तो ये सब सारा किसमें आता है तो समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है, उसके भेद कौन से हैं, है ना, और उसके एग्जाम्पल्स। तो आपको इतना सारा पॉइंट्स जो है वो बस लिख कर आ जाना है यदि संज्ञा पूछा जाए तो, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है सर्वनाम। सर्वनाम किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा शब्द जो जो संज्ञा के स्थान पर हम लोग आसानी से प्रयुक्त कर सकते हैं, अदल बदल करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम सुप्रभात है ना, और मैं जो हूँ, ठीक है, वो दिल्ली में रहता हूँ, इस प्रकार से। तो मैं जो हूँ यहाँ पे क्या हो गया तो, है ना, ये क्या हो गया संज्ञा, मतलब मेरे लिए सुप्रभात के स्थान पर आया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा तो मेरे लिए सर्वनाम हो जाएगा। आप लोग पढ़ के भी आए हैं, बहुत आसान चीज है ये, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं तो सर्वनाम कहते हैं। बस इतना ही सा डिफिनेशन आपको जो है वो वहां पर लिख के आना है। अब इसके मुख्य भेद जो है वो आपको याद रखना है। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक संज्ञा, ठीक है। तो बात करने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए, जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा नाम सुप्रभात है और मैं दिल्ली में रहता हूं, तो इसमें मैं जो है वो क्या हो गया तो एक तरह से पुरुषवाचक संज्ञा हो गया। मैं, तुम, वह, वे दोनों, वे लोग, ये सब सारा क्या होता है तो पुरुषवाचक संज्ञा होता है। मतलब जो लोग एक्शन में हैं, ठीक है, जिनके ऊपर काम का इफेक्ट पड़ रहा है, क्रिया का इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो सारे जो है वो इस प्रकार से क्या हो सकते हैं तो पुरुषवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। जनरली वो कर्म होता है, लेकिन यहाँ पर पुरुषवाचक संज्ञा की कैटेगरी में भी हम लोग जो उसको रख सकते हैं, अकर्मक यदि क्रिया है तो पुरुषवाचक संज्ञा में हो गया बात करने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है निश्चयवाचक संज्ञा। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का यदि बोध कराना हो तो वो क्या होता है निश्चयवाचक संज्ञा। जैसे यह मेरा किताब है, ठीक है, वह मेरी बहन है, इस प्रकार से यह मेरा घर है, वह मेरा गाड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह वह हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं निश्चयवाचक संज्ञा में, जहां पर फिक्स्ड है कि हमें पता है कि ये मेरा है, ये उसका है, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट इज अनिश्चयवाचक संज्ञा। अनिश्चयवाचक संज्ञा में मतलब अनिश्चित स्थिति के लिए, जिसके बारे में हमें क्लियरली कोई डेमार्केशन डिफाइंड नहीं हो हमारे लिए, जैसे कोई, है ना, कुछ, ठीक है, जैसे, है ना, कोई आया था, कौन आया था हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे कुछ जो है वो, है ना, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, ठीक है, अब कौन लोग कह रहे थे वो हमें नहीं पता है। ये सब सारा किस में आएगा तो अनिश्चयवाचक संज्ञा। तो पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय। नेक्स्ट क्या हो जाएगा संबंधवाचक संज्ञा। संबंधवाचक संज्ञा मतलब क्या हो गया कि वाक्यों के बीच में जब हम लोग संबंध जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो संबंधवाचक संज्ञा। जैसे, है ना, एग्जाम्पल हो गया जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है, ये सब सारा किस में आता है तो संबंधवाचक संज्ञा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक संज्ञा लास्ट इज, सॉरी, सेकंड लास्ट इज प्रश्नवाचक संज्ञा, जिसमें प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कौन, क्या, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। ये सब सारा किस में आता है तो प्रश्नवाचक संज्ञा। फाइनली देयर इज निजवाचक संज्ञा। क्या होता है तो कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं आई मीन सर्वनाम। तो उसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि अपने आप, है ना, स्वयं, ये सब सारा किस में आता है तो निजवाचक सर्वनाम में आता है। तो ये कुछ जो है वो प्रमुख भेद है। तो सर्वनाम में आपको बस इतना सारा पॉइंट्स ध्यान रखना है, बहुत छोटा छोटा है, याद रहेगा। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये सब सारे क्या हो गए तो आपके सर्वनाम के मुख्य भेद हो गए। उसके बाद क्या आता है तो विशेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, आपको पता है ना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, विशेषता में क्या सब आता है तो गुण आता है, संख्या आता है, परिमाण आता है, परिमाण मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। तो इन सब को हम लोग किसके किसके कैटेगरी में रखते हैं तो ये सब सारा क्या कहलाता है तो विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो विशेषण के कुछ मुख्य भेद है, जैसे गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण में क्या सब आता है जैसे गुण, रंग, आकार, जैसे अच्छा, काला, गोरा, है ना, ये सब, गोल, है ना, लाल, पीला, ये सब सारा किस में आएगा तो गुणवाचक विशेषण में आएगा। उसके बाद आता है संख्या, है ना, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में ऐसा शब्द जो संख्या का बोध कराए, जैसे चार, है ना, कुछ, 10, 15, ये सब सारा किस में आएगा तो संख्यावाचक विशेषण में आएगा। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ऊपर में हम लोग देखे अभी, जैसे नाप तोल का बोध जिससे होता है, जैसे 2 किलो, थोड़ा पानी, है ना, इस प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो परिमाणवाचक जो है वो विशेषण बोलते हैं। और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है जब सर्वनाम शब्द के सर्वनाम शब्द को ही विशेषण के रूप में जब हम लोग प्रयोग करने लगे तो वो क्या कहलाता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह घर, ये लड़का। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए कि वह घर जो है ना, यहाँ पर घर जो है वो नाउन है,
लेकिन वह जो है वो एक तरह से, है ना, ये क्या है तो सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर हम विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि वह घर, ठीक है, स्पेसिफिकली कौन सा घर बोल रहे हैं तो वह घर, ठीक है, यह लड़का। तो ये सब सारा कौन सा आता है तो सर्वनामिक विशेषण इसको हम लोग बोलते हैं। तो विशेषण में आपको ये तीन चीज ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न जो है वो आपका कौन सा है तो संज्ञा है, जिसको हम लोग नाउन बोलते हैं, है ना। उसके बाद जो है वो प्रोनाउन है, जिसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। विशेषण जो है वो अभी तक एक ही बार 67 से लेकर 70 में आई थिंक एक ही बार पूछा गया है। तो उसके बाद चौथा जो होता है जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, क्रिया, है ना। तो किसी भी कर्ता के द्वारा, है ना, किसी भी कार्य को किए जाने का बोध जब होता है तो उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। जैसे सोना, चलना, खाना पीना, है ना, हंसना, ये सब सारा जो है वो किसमें आता है, क्रिया आता है। तो मुख्य भेद जो है उसके कितने हैं तो कर्म के आधार पर, ये पूछा, ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। कर्म के आधार पर कितने होते हैं तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ऐसा क्रिया जिसमें कर्म जो है वो प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे मान लीजिए कि राम खा रहा है तो इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। राम सिर्फ खा रहा है, क्या खा रहा है हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन राम यदि फल खा रहा है ये हम बोलते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है तो सकर्मक क्रिया। मतलब उसके उसके द्वारा खाए जाने का जो क्रिया है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है तो उसका प्रभाव जो है वो फल के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो जब आपका कर्म हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो सकर्मक क्रिया। जैसे जिसमें जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल हो गया जैसे वो फल खाता है। और अकर्मक क्रिया क्या हो गया कि जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अकर्मक क्रिया। जैसे वह रोता है, ठीक है, इसमें कर्म नहीं है, सिर्फ क्रिया है। वह कौन सा हो गया, वो हो गया कर्ता। कर्ता मतलब वह रो रहा है, ठीक है, और रोता है वो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या हो गया, पक्षी हो गया कर्ता, क्योंकि वह काम कर रहा है तभी उड़ रहा है। और उड़ रहे हैं वो क्या हो गया तो आपका काम हो गया, मतलब क्रिया हो गया। तो बहुत आसान है, क्रिया इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, काल, है ना, टेंस जिसको बोलते हैं। तो आपको पता है क्रिया को जब हम लोग अलग अलग रूपों में, है ना, क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, बोध कराते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो काल बोलते हैं, ठीक है। जैसे वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीन आपके जो बेसिक काल होते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्रिया हो रही है, जैसे वह पढ़ता है, वर्तमान काल में क्या होता है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तो वह पढ़ता है, वर्तमान हो गया, भूत हो गया, है ना, और भविष्य हो गया, ये सब आपको पता है। जैसे उसने खाना खाया, ये हो गया भूतकाल, पास्ट टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। भविष्य काल हो गया कि है ना आने वाले समय में कैसा होगा, जैसे, है ना, कि हम जल्दी, है ना, दिल्ली जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब सारा क्या हो गया तो आपका टेंस हो गया। अच्छा, पिछले बार जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड टॉपिक पूछ दिया गया था जिसका नाम है वाच्य, ठीक है। तो ये भी हम लोग को प्रिपेयर कर लेना है। वाच्य क्या होता है कि क्रिया के उस रूपांतर को हम लोग वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब जैसे यदि मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो इसमें प्रधानता किसकी है, मेरी है ना। तो इसमें ये हो गया कर्तरी वाच्य। इसमें कर्ता जो है वो प्रधान है। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है उसकी प्रधानता है। जैसे राम आम खाता है तो इसमें प्रधानता किसकी है, राम की है, ठीक है। आम की प्रधानता नहीं है इसमें। लेकिन यदि हम लोग कर्म वाच्य की बात करें तो कर्म वाच्य में क्या होता है कि कर्म प्रधान होता है। जैसे राम के द्वारा आम खाया जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रधानता किसकी हो गई, आम की। मतलब जो मेन फोकस है वो किसकी है, किसके ऊपर पड़ रहा है तो कर्म के ऊपर पड़ रहा है। तो कर्तरी वाच्य में क्या होगा कि कर्ता प्रधान होगा, मतलब जो कोई कर रहा है उसकी प्रधानता होगी। कर्म वाच्य में क्या होगा कि कर्म प्रधान होगा, है ना, जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है वो प्रधान होगा। और उसके बाद तीसरा क्या होता है, भाववाच्य। ना इसमें कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है, इसमें कौन किसकी प्रधानता होती है तो भाव की, मतलब अर्थ की प्रधानता होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, मुझसे चला नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, है ना, कि इसमें भाव है। भाव क्या है ना, मीनिंग क्या इसका निकल रहा है, ठीक है, कि ना चलने में डिफिकल्टी हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो भाववाच्य, ठीक है। तब इसमें भाव की प्रधानता होगी। और इसमें यह ध्यान रखना है कि क्रिया जो है वो हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा, ठीक है। क्रिया किसमें होगा, हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में। तो जैसे चला नहीं जाता है, ठीक है, तो ये हमेशा एक वचन में है, ठीक है। क्रिया क्या है तो पुल्लिंग है और एक वचन में। तो ये बात आपको जो है वो ध्यान रखना है। इस बार 17th बीपीएससी में ये पूछ दिया गया था वाच्य, ठीक है। और इसके और में कुछ था भी नहीं, तो लोगों को जो है वो लिखना ही पड़ा था, ये मैंडेटरी था। तो बहुत सारे लोगों को ये पहले डेफिनेशन तो नहीं याद आ रहा था कि वाच्य क्या होता है, और दूसरा उसके भेद भी नहीं याद आ रहे थे। तो कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। कर्तरी वाच्य में ध्यान रखना है क्या चीज की कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाव वाच्य में किसकी प्रधानता होती है तो हमेशा मीनिंग, है ना, उसकी प्रधानता होती है। नाउ ये 69th बीपीएससी में आपका पूछा गया है उपसर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले लगकर, आरंभ में लगकर, शुरुआत में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो प्रेफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स नाम ही है। प्री मतलब क्या हो गया पहले, उप मतलब क्या होता है पहले, है ना, पास, ठीक है ना। और सफिक्स होता है दूसरा, ठीक है, जिसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो वो प्रत्यय जो है वो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स में क्या होता है कि जैसे, है ना, प्र जोर हार, जैसे हार शब्द का मूल अर्थ होता है पराजय, आपको पता है, हार गया, है ना। लेकिन उसमें यदि उपसर्ग लगा दें तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। जैसे प्र जोर हार कर दिए तो ये प्रहार हो गया, इसका मतलब हो गया आप चोट करना, है ना। इसका पराजय मीनिंग ही नहीं रहा, मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो गया।
उसी प्रकार हार के आगे आ लगा दिए तो आहार, आहार मतलब क्या हो गया, तो आपका भोजन हो गया। सम जोड़ हार कर दिए तो संहार हो गया, यहाँ पर संधि हो गया है फिर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो संहार हो गया, ये क्या हो गया, तो विनाश, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स किसको बोलते हैं। सिमिलरली इस प्रकार से है वी जोर हार, तो ये क्या हो गया, विहार, है ना। विहार मतलब क्या होता है, घूमना फिरना, नहीं बोलते हैं नौका विहार करने चलते हैं, ठीक है। नौका विहार मतलब क्या हो गया, नाव पे जो है वो सवारी करके, है ना, इधर उधर घूमने चलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में, है ना, तीन मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तो तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के उपसर्ग जैसे कि अति, अधि, अनु, ये सब सारे जो है वो उपसर्ग होते हैं। बहुत सारे उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, ठीक है। जैसे सूज और गम, सुगम, इसको हम लोग बोलते हैं। हिंदी में उपसर्ग कौन कौन से हो गए, तो अ, अन, कु, है ना, बीन भर, ये सब सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। तो जैसे पेट के आगे भर लगा दिए तो भर पेट हो गया, ठीक है। उर्दू में इस प्रकार से उपसर्ग होते हैं, ला, बद, खुश, है ना, है, जैसे खुश जोड़ नसीब, खुश नसीब हो गया, ठीक है। बद जोड़ नसीब, बद नसीब हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो उर्दू के उपसर्ग हो गए। नेक्स्ट इज परसर्ग, ठीक है। परसर्ग को हम लोग जो है वो विभक्ति बोलते हैं जनरली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि परसर्ग क्या होता है, परसर्ग ऐसे शब्द या शब्दांश होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के संबंध वाक्य के साथ, है ना, उनके उनके साथ प्रकट होकर आते हैं। मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट करने में क्या करते हैं, तो एक तरह से हमें मदद करते हैं। हिंदी में इनको कारक चिन्ह भी कहा जाता है, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, तो विभक्ति बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें अलग अलग जो है वो 7 चिन्ह है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। जैसे करता है, ठीक है, ये एक कारक चिन्ह है, तो इसका चिन्ह क्या होता है, ने। जैसे राम ने खाना खाया, है ना, तो ने जिसके साथ लगा हुआ है ना, जैसे राम के साथ यहाँ पर ने लगा हुआ है, तो इसका मतलब कर्ता जो है वो कौन हो गया यहाँ पर, तो राम हो गया, ठीक है। और राम यहाँ पर कौन सा है, तो है ना, एक वचन में है ना, पुल्लिंग है, और प्रथम विभक्ति में है ये, ठीक है। उसके बाद कर्म, इसमें हमेशा क्या होगा, तो प्रथमा विभक्ति, पहली विभक्ति लगेगी। दूसरा कौन सा होता है, कर्म। कर्म का क्या होता है, को। जैसे अध्यापक को बुलाओ, है ना, तो इसमें अध्यापक के साथ को लग रहा है, तो इसका मतलब अध्यापक जो है वो क्या हो जाएगा, तो कर्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी में यदि और सेंटेंस ऐड कर दें, है ना, राम ने, ठीक है, सेब को खाया, ठीक है, तो सेब के साथ यदि को लग गया तो इसका मतलब सेब जो है वो क्या हो जाएगा आपका, तो कर्म हो जाएगा, ठीक है। कर्ता जो है वो कहां पर फिर क्या हो जाएगा, तो राम ही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्या होता है, तो करण, ठीक है। करण मतलब क्या हो गया, से या के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा काम किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो करण। वह पेन से लिखता है, ठीक है। जैसे, है ना, आप लोग पेन से लिख रहे हैं, तो पेन से, तो पेन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करण। इसमें तृतीय विभक्ति होती है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट इज संप्रदान के लिए या को किसके लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। तो भिखारी को रोटी दो, तो यहाँ पर क्या है, तो के लिए या को शब्द जिसके साथ आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संप्रदान कारक होता है इसमें। जैसे भिखारी को रोटी दो, ठीक है। बाजार तुम किस लिए जा रहे हो, के लिए, ठीक है ना। मैं बाजार फल खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो ये सब सारा क्या हो जाएगा, फल के आगे लग गया, तो इसका मतलब फल में जो है वो संप्रदान लगेगा, कारक चिन्ह उसका वो है, चतुर्थी विभक्ति होगी हमेशा इसमें। अब देखिए आपादान जो है वहां पर भी से है, और करण जो है वो यहाँ पर भी से है। दोनों के से में डिफरेंस क्या है कि करण का जो से है वो के द्वारा, किसके द्वारा किया गया उसका बोध कराता है, और आपादान में यदि से लगेगा तो ये हमेशा अलगाव का बोध कराता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या पेड़ से पत्ता गिरा, तो अलगाव का बोध हो रहा है यहाँ पर, कि पत्ता जो है वो आपका पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये से है वो उसमें कौन सी विभक्ति है बताइए ना, तो पंचम विभक्ति है। और कौन सा कारक चिन्ह इसमें यूज हो रहा है, तो अपादान यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, तो संबंध। संबंध मतलब हो गया का, के, की, रा, रे, री, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संबंध कारक बोलते हैं। तो संबंध में हो गया कि यह मोहन का घर है, ठीक है, यह मेरी गाड़ी है, इस प्रकार से का, के, की, रा, रे, री कुछ भी है, तो ये संबंध वाचक शब्द को डिनोट करने के लिए इसमें हम लोग संबंध कारक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सेकंड लास्ट इज अधिकरण। अधिकरण मतलब होता है मे पर, जैसे मेज पर पुस्तक रखी हुई है, ठीक है। तो पर जो है वो मेज पर, तो मेज में कौन सी होगी, तो है ना, सप्तमी विभक्ति होगी, तो इसमें अधिकरण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। अधिकरण कारक चिन्ह हो गया मे पर। और लास्ट होता है संबोधन, जिसको हम लोग बोलते हैं हे अरे, है ना, हे राम, ठीक है ना, अरे राम किधर चले गए तुम, इधर आओ, ठीक है। तो अरे क्या हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हे राम रक्षा करो, इस प्रकार से ये हे जो है वो आपका क्या हो गया, तो संबोधन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है वो ये सारे चीज जो है वो आप लोग को एक तरह से ध्यान रखना है। बहुत छोटा छोटा है एकदम, एक दो बार पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएगा। संज्ञा, है ना, सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद जो है वो विशेषण, विशेषण के बाद जो है वो क्रिया, क्रिया के बाद जो है वो काल, काल के बाद वाच्य, और वाच्य के बाद जो है वो प्रीफिक्स, है ना, जिसको हम लोग जो है वो उपसर्ग बोलते हैं। और फाइनली परसर्ग। ये प्रीवियस ईयर में 67, 68, 69, 70 जितने पूछे गए हैं मैंने सबको जो है वो यहाँ पर एक तरह से कंपाइल करके, है ना, लगा दिया है। और ये कारक हो गया आपका अलग अलग, है ना, टेबुलर चार्ट में। यहाँ तक क्लियर है, एक बार कंफर्म कीजिए। स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रहा है, आवाज क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, प्लीज कंफर्म कीजिए। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है।
इसके बाद जो है वो आपका पर्यायवाची शब्द आता है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द आपको पता है किसको बोलते हैं, कि जब एक ही शब्द के अलग अलग जो है वो हम लोग शब्द है ना एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, मतलब जिसको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे अग्नि है तो उसका पावक और अनल। तो ये आप लोग इसको पढ़ लेना है, इसको मैं बताऊंगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 67th बीपीएससी में जितने पर्यायवाची पूछे गए थे उसका दो दो पर्यायवाची, 68th में जितने पूछे गए थे उसका दो दो पर्यायवाची, 69th में जितने पूछे गए थे उसका दो दो पर्यायवाची, और 70th बीपीएससी में जितने पूछे गए थे उन सभी का दो दो पर्यायवाची जो है वो मैंने यहाँ पर है ना आंसर जो है वो यहाँ पर लगा दिया है। और आप देखेंगे कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि बहुत सारे शब्द क्या है कि दूसरे दूसरे हर एक दूसरे दूसरे एग्जाम में जो है वो खूब रिपीट किए गए हैं। जैसे मेघ है ना, मेघ का बादल और जलद, और वृक्ष का पेड़ और पादप, मतलब ये तो मुझे लगता है कि बीपीएससी का है फेवरेट है। यदि आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल जो है वो, जैसे देखिए यहाँ पर भी बादल और मेघ जो है वो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे ना तो बहुत बार मेघ तो मतलब हमको लगता है हर एक साल ही पूछा गया है। जैसे मेघ बादल और जलद, ठीक है, वृक्ष पेड़ और पादप, मतलब हर एक साल जो है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 70th में पता नहीं पूछा है कि नहीं, हाँ 70th में शायद नहीं पूछा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है वो इसको एक बार देख लेना है और सिर्फ कुछ नहीं करना है इसमें, बस उसको जो है वो एक बार पढ़ लेना है। इसके अलावा 67 68 मतलब इसमें 10 10 जो है वो 10 नहीं है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 10 है। तो 10 to the 20 है ना, 20 तो इधर हो गए, 40 है ना, 60 80 हो गए। और इसके अलावा भी कुछ जो है वो आप अपने दूसरे बुक से भी जो है वो एक बार देख लेंगे तो आपका काम जो है वो इतना से बन जाएगा। मतलब 5 ही आपको लिखना है और 5 में हर एक में दो दो लिखना होता है। तो बहुत आसानी से जो है वो आप आइडेंटिफाई करके, बहुत आसान आसान शब्द होते हैं तो उसमें भी हम लोग अब है ना देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, तो विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का भी फिर मैंने वही किया, क्योंकि एक ही विलोम शब्द इसका लिखना होता है आपको, तो इसीलिए 67th में जितने विलोम शब्द पूछे गए हैं उसका भी यहाँ पे कटआउट है। उसके आंसर के साथ 68th वाला भी यहाँ पर जो है वो कटआउट है, इसको भी आपको एक बार पढ़ लेना है ना। 69th वाला भी यहाँ पर है और 70th वाला भी, ये चारों जो है वो एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो हमारा वो आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी पूछे गए मुहावरे हैं उसमें आपको प्रश्न दिया जाएगा कि मुहावरा है और इसको क्या करना है, इसका अर्थ बताना है पहले आपको, और उसका जो है वो क्या करना है, तो आंसर जो है वो उसका ऐसे फॉर्मेट में देना है जिसमें आप उस मुहावरे का इस्तेमाल कर सके किसी भी सेंटेंस के रूप में। तो जैसे अदगल गगरी छलकत जाए है ना, 67th में पूछा गया है ये सब आपको तो मतलब वहां पे भी पूछा जाता है, मतलब सेक्शन 3 वाले ऐसे में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कम ज्ञान होने वाले व्यक्ति को जो है वो बहुत थोड़ा सा दिखावा करता है, तो ये वो दिखावा करता है, ठीक है, बहुत दिखावा करता है, तो यही जो है वो इसका मीनिंग है। तो इसका वाक्य जो है वो है ना, सब में आप देखेंगे तिल का ताड़ बनाना, उसका अर्थ क्या है, फिर उसका वाक्य, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो है ना तीसरा जो हो गया आपका कि मतलब जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो उसका अर्थ क्या हो गया, उसका वाक्य। तो कैसे आप इसको वाक्य में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो भी जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसको भी जो है वो आप लोग एक बार देख लेंगे, सारा जो है वो है ना कंप्लीट करके जो है वो मैंने यहाँ पर लगाया है कि 67th में कौन से पूछे गए, 68th में कौन से पूछे गए, सबका जो है वो एक्सप्लेनेशन और उसके साथ जो है उसका मीनिंग है ना, और उसका कैसे जो है वो यूज कर सकते हैं हम लोग। 70th में कैसे पूछेगा, अच्छा 69th में मुहावरे और लोकोक्तियां नहीं पूछे गए थे, तो इसलिए आपको 69th वाला जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। और फाइनली जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है संधि और संधि विच्छेद। तो ये आप समझ लीजिए इसको। देखिए मैंने संधि जो है वो यहाँ पर डिफाइन किया है, क्यों, क्योंकि कभी कभी ये पूछ देता है कि संधि क्या है और उसके जो है वो है ना बताइए भेद कितने हैं वो बताइए, या फिर उसके टाइप्स बताइए, स्वर संधि के टाइप्स बताइए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम संधि विच्छेद पूछा गया है। लेकिन मैंने यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद करना यहाँ पर स्वर संधि के ऊपर में इसलिए फोकस किया है क्योंकि आप जितना भी प्रश्न सॉल्व करेंगे संधि विच्छेद का, मतलब जो भी जब भी पूछा गया 67 68 69 70 पिछले 4 साल में मैंने देखा है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में यदि 10 प्रश्न पूछे गए हैं संधि विच्छेद के, तो 7 प्रश्न जो है वो उसके स्वर संधि से रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने सोचा कि संधि क्या है और स्वर संधि को जो है वो एक बार आप पढ़ लें, ताकि आपको संधि विच्छेद करने में जो है वो दिक्कत ना हो। 10 में से 7 प्रश्न जो है ना वो आपका यही पूछा गया। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर में भी देखेंगे, सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर कटआउट जो है वो लगा रखा है। ठीक है, तो संधि क्या होता है, संधि मतलब समझिए जब दो शब्द आसपास होते हैं, ठीक है, कोई भी दो शब्द जब आसपास होंगे तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, प्रथम शब्द का कौन सा वर्ण, अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो नया वर्ण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संधि। हम वर्ण बोल रहे हैं, शब्द नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग लिखे विद्या, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया, और क्या हो गया, तो आलय, ठीक है, आलय। तो विद्या में जो अंतिम वर्ण है, यदि इसका हम लोग वर्ण विन्यास करें, वर्ण विन्यास मतलब आपको पता होगा, तो व हलंत जोर ई हलंत जोर द हलंत जोर य हलंत जोर आ, ये हो गया इसका वर्ण विन्यास विद्या का, है ना। व में ई जोड़ दिए तो वी हो गया, द और य मिल गए तो द्या हो गया, और द्य में आ की मात्रा जुड़ गई तो क्या हो गया, आ हो गया। तो विद्या में ये प्रथम शब्द है हमारा, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, अंतिम वर्ण आपका हो गया आ। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपका यहाँ पर कौन सा है, आ है। तो इन दोनों के मेल से जो नया वर्ण उत्पन्न होगा, तो स्वर संधि कहती है कि यदि आ और आ को जोड़ेंगे
तो आ ही उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आ जो है ये जुड़ जाएगी दोनों शब्दों के साथ, तो और फिर क्या हो जाएगा, विद्या जोरालय आपका क्या हो जाएगा, तो विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे रजनी जोर ईस, रजनीश। ठीक है, मान लीजिए रजनी है ना, जोर क्या हो गया, तो ईस हो गया आपका, ईस। ठीक है, तो रजनी में क्या है आपका, दीर्घई है, फिर उसके बाद भी आपका क्या है, दीर्घई। दीर्घई दीर्घई को जोड़ेंगे तो ये दोनों दीर्घई ही हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आउटपुट जो है वो रजनीश ही होगा, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कदा जोर अपी है यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो गया, आप इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संधि बोलते हैं। संधि मतलब यही होता है कि जब दो शब्द आसपास हो तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संधि बोलते हैं। तो संधि जो है वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा क्या होता है आपका, तो पता होगा आप लोग को, विसर्ग संधि बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके 10 में से 7 से 8 क्वेश्चंस जो है वो आपको किससे पूछे गए, स्वर संधि से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्वर संधि को जो है वो एक बार डिटेल में जो है वो आप लोग को मैंने सोचा कि मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, या फिर समझा देता हूँ। आप लोग को पता ही होगा, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्वर संधि किसको बोलते हैं, तो देखिए जब स्वर वर्णों में विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब दो स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्वर संधि। तो स्वर वर्ण आपको पता है ना किसको बोलते हैं, ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए होती, उसको हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। जैसे ओ आ ई री री लिरी लिरी है, ए ऐ ओ औ, है ना, ये सब सारा क्या हो गया, तो इस एक प्रकार से क्या है, तो आपका स्वर वर्ण है। लेकिन मान लीजिए क बोले, ख बोले, ये सब सारा आपका क्या है, व्यंजन वर्ण है। त बोले, च बोले, ये सब सारा क्या है, व्यंजन वर्ण। क बोले यदि, तो इसमें क का मतलब क्या हो गया, क हलंत जोर अ, मतलब इसमें अ जो है वो इसमें छुपा हुआ है। व्यंजन वर्ण मतलब ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो स्वर संधि के ऊपर फोकस करना है ज्यादा। व्यंजन वर्ण संधि के ऊपर फोकस करने लगेंगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, और हमारे लिए कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी उतना नहीं है। इतना है कि आप GS1 GS2 और इससे पे फोकस कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग स्वर संधि को एक बार जो है वो अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि क्या होता है, दीर्घ संधि को हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं, मतलब ये संस्कृत का ट्रिक है, आप लोग याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, हम मतलब बता देते हैं। बस एक ट्रिक होता है इसका, अक सवर्ण दीर्घ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अक सवर्ण दीर्घ, एक ट्रिक होता है। अक मतलब होता है ओ, ठीक है, आ, ठीक है, ई, ओ आ ई उ, ठीक है, और ये हो गया आपका ओ उ और दीर्घ उ। तो ये अक, अक मतलब हो गया कि इन सभी के बाद, अच्छा हाँ री भी आता है, री। ठीक है, तो इन सभी के बाद यदि समान वर्ण आए, सवर्ण मतलब हो गया समान वर्ण, समान वर्ण आए तो उसका क्या हो जाता है, तो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, जब आप संस्कृत लिटरेचर पढ़ेंगे, यदि कभी मौका मिलेगा आपको, तो उसमें ना 14 प्रत्याहार होते हैं। 14 प्रत्याहार क्या होता है कि महर्षि पाणिनि ने, आपने सुना होगा कि संस्कृत का जो है वो एक जो है वो बुक लिखा था, है ना, उसका नाम क्या था, महर्षि पाणिनि के संस्कृत का बुक, आप लोग प्रीलिम्स में याद करके आए हैं, किसको याद है, मेरा आवाज तो क्लियर है ना, अष्टाध्यायी याद है ना आप लोग को। अष्टाध्यायी है हाँ, सर। ठीक है, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने क्या बोला कि वो मेडिटेशन कर रहे थे, तो मेडिटेशन में उनके शंकर भगवान जो है आए और उन्होंने डमरू बजाया, और डमरू बजाया तो डमरू से जो है वो 14 अलग अलग शब्द निकले, और इस 14 अलग अलग शब्द से उन्होंने 14 अलग अलग प्रत्याहार बनाया। इसी पूरे 14 प्रत्याहार से पूरा संस्कृत लिटरेचर बना हुआ है, और इसी संस्कृत लिटरेचर से जो है वो क्या निकला आपका, हिंदी निकला, उर्दू निकला, और भी दूसरे दूसरे लैंग्वेज निकले। तो इस मात्र 14 म्यूजिकल थीम से, है ना, पूरा जो है वो आपका एक तरह से लैंग्वेज का जो है वो सृजन हो गया। तो ये प्रत्याहार क्या थे, अक था, अ ई आई ऊना, ठीक है, अ ई ऊना, ठीक है, रील रिक, ठीक है, रील रिक, रील रिक, एओंग, है ना, एओंग, एओंग, ठीक है, एओंग, एओच, ऐसे ऐसे करके 14 प्रत्याहार है। ठीक है, तो अ ई ऊना मतलब क्या हो गया, अ ई उ, लास्ट वाले को नहीं लेते हैं, रील रिक, री और लिरी, फिर लास्ट वाले को नहीं लेते हैं। तो अ ई उ री और लिरी के बाद यदि फिर से अक मतलब यही होता है, अक मतलब ये होता है, देखिए अ से स्टार्ट किए और क पे खत्म किए। ठीक है, तो अक के बाद यदि अक आए, सवर्ण आए, मतलब समान वर्ण आए, तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो अ ई उ रिलरी के बाद यदि अ ई उ रिलरी ही आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सब इरेज कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे कदा जोर अपी है, तो कदा में अंत में क्या है, दो में आपका आ छुपा हुआ है, तो आ हो गया, और उसके बाद आगे आपका क्या है, ओ है। तो अ और आ मिलाएंगे तो हमेशा क्या होगा, इसका दीर्घ ही होगा, मतलब आ ही बनेगा। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कदापि, है ना। उसी प्रकार अंबु जोर उर्मी, तो अंबु में क्या है आपका, ऊ है, दुर्गऊ है, सॉरी हर्षऊ है, ठीक है, दुर्गऊ लिखा गया, हर्षऊ है, और उसके बाद क्या है आपका, दुर्गऊ है। तो हर्षऊ और दुर्गऊ को मिलाएंगे तो ये हमेशा दुर्गऊ ही होगा। ठीक है, दुर्गऊ ही होगा तो दुर्गऊ ही होगा। तो अंबु बौ में देखिए यहाँ पर दुर्गऊ की मात्रा आ गई, तो अंबुर्मी हो गया ये, है ना। इसी प्रकार से नयन जोर, ठीक है, अभिराम, तो नयन में देखिए नौ में क्या है, अंत में अ है, क्योंकि नौ जो है वो क्या है आपका व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण खुद से उच्चारण तो हो नहीं सकता है, तो नौ में आपका अ है।
आगे भी क्या है आपका अ है, अ और अ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा। तो ये आ जो है वो नौ पर मात्रा चढ़ जाएगा तो नए ना हो गया, नैना। और आगे ये अ तो निकल ही गया था आपका संधि करने के लिए, तो आगे क्या बच गया आपका भीराम, तो ये हो गया नैना भीराम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात आपको ध्यान रखना है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है कि अ के बाद यदि अ आए तो आ हो जाएगा, अ के बाद यदि आ आए फिर भी आ होगा, आ के बाद यदि अ आए तो फिर भी आ होगा, और दोनों तरफ यदि आ हो तो फिर भी आ होगा। सिमिलरली है ना, हर्षई दीर्घी में से कुछ भी हो, ठीक है, उसके बाद भी यदि हर्षई दीर्घई में से कुछ भी आए तो दीर्घई ही होगा। हर्षऊ दीर्घऊ में से कुछ भी हो, उसके बाद भी यदि हर्षऊ दीर्घऊ में से कुछ भी आए तो दीर्घऊ ही होता है। और री है ना, यदि बड़ी री या छोटी री में से कुछ भी आए, उसके बाद ये भी यदि बड़ी री या छोटी री रहे तो उसका क्या हो जाता है, तो बड़ी री हो जाता है। इसका बहुत कम एग्जांपल होता है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। उसके बाद दूसरा जो स्वर संधि का टाइप होता है जिसको हम लोग गुण संधि बोलते हैं। ठीक है, तो गुण संधि में क्या होता है कि नए स्वर वर्णों की एक तरह से हम लोग उत्पत्ति करते हैं। नए स्वर वर्ण की उत्पत्ति कैसे करते हैं कि जैसे अभी तक आप लोग देखे कि अ है, ई है, उ है ना, री है और लिरी है, यही जो है वो आपके मूल स्वर वर्ण है। अब क्या होगा कि अब इसमें ए तो आया नहीं, ओ तो आया नहीं, ऐ तो आया नहीं, औ तो आया नहीं, ये चार तो नहीं आए। चार नहीं आए तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो कैसे उत्पत्ति करेंगे इसका, तो वो होगा आप किसमें, तो दीर्घ संधि में। किसमें होगा, दीर्घ संधि में। तो कैसे होगा, तो यदि अ या आ कोई भी शब्द हो, ठीक, कोई भी वर्ण हो, उसके बाद यदि हर्षई या दीर्घई आए तो इस दोनों को मिलाकर हमेशा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये याद रखना है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार कहाँ गया, हाँ, उसी प्रकार क्या है, तो नहीं ये गुण संधि हो गया क्या, हाँ गुण संधि तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, उसी प्रकार क्या हो गया, अ या आ के बाद यदि ई या ई आए तो उसका क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। सही है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होगा कि यदि अ या आ के बाद यदि हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो इसका क्या हो जाता है, तो ओ हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और हाँ, और एक और, यदि अ या आ के बाद यदि आपका री आए तो इसका क्या हो जाता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये तीनों चीज जो है वो आप लोग को ध्यान रखना है। कैसे, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण में महा जोर ऋषि है आपका, तो महा में आपका क्या है, आ है, और उसके बाद क्या है आपका री है ना। तो हम बताएं कि अ या आ के बाद यदि री आए तो उसका क्या हो जाएगा, आपका अर हो जाएगा। तो आ है यहाँ पर और री है, तो री और आ मिलके क्या हो जाएगा, तो अर हो जाएगा। तो अर हो जाएगा, कैसे होगा, तो महा में से आ को हम लोग निकाल लिए, है ना, महा में से आ को क्या किए, निकाल लिए, तो ह बच गया सिर्फ, है ना, आ निकल गया इसमें से, तो मह हो गया ये। ठीक है, और री भी निकाल लिए, री भी जो है वो आपका निकल गया, बच क्या गया कि अर बच गया सिर्फ, अर बच गया तो क्या हो गया, महर्षि। ऊपर ये रॉ हलंत बनता है, तो रॉ हलंत को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ऊपर जो है वो इस प्रकार से, है ना, रेफ जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है वो आपका हो गया महर्षि। क्लियर है, समझ में आया किसी को या नहीं, मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, क्लियर है, प्लीज कंफर्म कीजिए। नहीं यस समझ यस। में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि महा है, ठीक है, और क्या हो गया, तो ऋषि है। समझिए इसको, तो महा में हा यदि हम लोग लिखते हैं तो हा में क्या सब है, ह हलंत है और अ है। ठीक है, और आगे जो है वो आपका क्या है, तो री है, आगे क्या है आपका री है ना, इसके ऊपर और इसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो यहाँ पर क्या है, आ है, सॉरी, महा में हा ह हलंत और क्या है, तो है आ है, और उसके बाद क्या है आपका री है, तो आ और री को यदि जोड़ दिए तो ये गुण संधि के हिसाब से क्या बन जाएगा, तो अर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अर बनेगा। अब ये अर में, अब देखिए यहां से हम लोग आ को निकाल दिए और री को भी निकाल दिए, तो यहां पर सिर्फ क्या बच गया था आपका, ह हलंत बच गया था। इस ह हलंत में आगे जो ये अ मिला है इसकी मात्रा जुड़ जाएगी, तो जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, मो, ह हलंत में अ की मात्रा जुड़ गई तो ये पूरा ह हो गया। यहां तक क्लियर है। और उसके बाद क्या हुआ, री निकाल दिए, तो री निकाल दिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, रो हलंत बच गया है, और सी बच गया है आगे, तो सी लिखेंगे और रॉ हलंत को क्या करते हैं, ऊपर ऐसे रेप लगा देते हैं, तो ये हो गया आपका महर्षि। क्लियर है, बहुत आसान है। उसी प्रकार यदि आप लोग, है ना, दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे अच्छा, इसमें दूसरा एग्जाम्पल जो है वो इसमें दिया नहीं हुआ है। जैसे ओ का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, जैसे हाँ, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे गुण, हाँ, जैसे लिखते हैं गुण, ठीक है, जोर उत्सव। ठीक है, गुण जोर क्या लिखते हैं, तो उत्सव। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है। गुण में क्या है आपका, देखिए, है ना, मूर्धन्य नौ है, तो मूर्धन्य नौ में क्या है, मूर्धन्य नौ हलंत, प्लस क्या जुड़ा हुआ है इसमें, आपका अ जुड़ा हुआ है, और उसके आगे आपका क्या है, आपका बताइए ना, ऊ है। तो अ और ऊ दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ओ, अ और ऊ मिलके दोनों मिलके क्या हो जाएगा आपका ओ, है ना। अभी जस्ट हम लोग देखें कि अ या आ के बाद यदि ऊ या ऊ हो तो क्या बन जाएगा, हमारा ओ बन जाएगा। तो अ यहाँ पर क्या हो गया, अ और ऊ मिलके क्या बन गया, आपका ओ हो गया। अब देखिए यहाँ पर नौ हलंत बच रहा है सिर्फ, क्योंकि इसमें से अ तो हम निकाल दिए। तो अब क्या हो जाएगा कि गुण तो नौ हलंत
था, 9 हलंत पर अब किसकी मात्रा चढ़ जाएगी? जो शब्द बन के आया, जो वर्ण बन के आया, उसकी मात्रा इसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो 9 पर जो है वो ओ की मात्रा चढ़ गई, तो गुनो। अब ऊ तो हम लोग निकाल दिए यहां से, ऊ निकल गया संधि करने के लिए, क्या बच गया? आधा तो सौ वो, तो क्या हो जाएगा? गुणोत्सव। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? उसी प्रकार यदि लिखें तो महा, ठीक है, जोर क्या होगा? उत्सव। तो बताइए क्या बनेगा इसका, जल्दी बताइए, महाजोर उत्सव क्या बनेगा इसका? क्या महोत्सव। बनेगा? महोत्सव। ठीक है, कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ये आ है, आ के बाद क्या है? तो आपका ऊ है, आ और ऊ मिलके क्या बन जाएगा? ओ बनेगा। ओ बन गया, यहाँ पर ह में से आ की मात्रा निकल गई तो ह हलंत बच रहा था, ह हलंत पर ओ की मात्रा चढ़ जाएगी तो महो हो गया। ऊ तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, आधा तो 100 व जुड़ जाएगा तो महोत्सव हो जाएगा। बहुत आसान है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो गुण संधि। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा संधि आता है उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि संधि। तो अब आप बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, ए तो आप बना दिए, ओ भी बना दिए, लेकिन ऐ और औ कैसे बनेगा? ऐ और औ तो अभी तक बना ही नहीं है, तो ऐ और औ कैसे बनेगा? तो ऐ और औ जो है वो आपका क्या होगा कि अब इसी ए और ओ में हम लोग क्या करेंगे? तो इसकी मात्रा की क्या कर देंगे? तो एक तरह से वृद्धि कर देंगे। इसकी मात्रा की क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। तो जैसे वृद्धि संधि में क्या होता है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में ओ या आ हो, उसके बाद यदि ए आए या ऐ आए, कुछ भी आए, तो इसकी मात्रा में वृद्धि होके ये ऐ ही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि प्रथम शब्द के अंत में ओ या आ हो, उसके बाद यदि ओ आए या औ आए, ठीक है, तो इसकी मात्रा में वृद्धि होकर ये क्या हो जाता है? तो औ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए अब, ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है महा जोर ओघा। ठीक है, क्या है? महा जोर क्या है? तो आपका ओघा, ओघ। ठीक है, तो महा में क्या है? आपका आ है, और आगे क्या है? आपका ओ है। तो इन दोनों को यदि हम मिलाएं तो क्या बन जाएगा? हमारा औ बनेगा। तो क्या हो जाएगा? औ। अब महा में से आ तो हम निकाल दिए, तो ह हलंत बच रहा था, इस ह हलंत पर औ की मात्रा चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? महू हो गया। अब ये ओ तो हम यहां से निकाल चुके हैं पहले दिन, तो आगे क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ घ बच रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये महोग। क्लियर है? यहाँ पर समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है ना? ठीक है, यस इसको हम सर। लोग क्या बोलते हैं? तो वृद्धि संधि बोलते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या होता है कि ए ओ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो उसका क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि ओ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा ना, तो ये 7 से 8 क्वेश्चन जो है ना आपका इसी 4 संधि से रहेगा। ठीक है, स्वर संधि में ठीक है, कौन सा? तो आपका दीर्घ दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। इसी 5 से जो है वो आपको प्रश्न जो है वो मैक्सिमम प्रश्न जो है वो इसी से आपका रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट संधि है उसको हम लोग बोलते हैं यन संधि। ठीक है, तो यन संधि में क्या होता है कि ई या दीर्घ हर्षई या दीर्घई या हर्षई या दीर्घऊ या री जो है वो इसके बाद यदि असमान स्वर आए, अभी तक आप देखिए कि क्या हो रहा था कि समान समान स्वर आ रहे थे, है ना? अब क्या होगा? असमान स्वर आएगा। मतलब यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्षई या दीर्घई है, उसके बाद हर्षई या दीर्घई के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, मतलब ओ आ जाए, ठीक है, आ जाए, समझ में आ रहा है? ई नहीं आना चाहिए। यदि ई आएगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा ना। ठीक है, हम लोग ऊपर पढ़े ना कि हर्षई या दीर्घई के बाद यदि हर्षई या दीर्घई ही आता है तो उसका दीर्घई हो जाता है, तो तब तो वो दीर्घ संधि हो जाएगा। तो हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई के अलावा कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, ओ आ जाए, आ जाए, ऊ आ जाए, दीर्घऊ आ जाए, ठीक है, री आ जाए, कुछ भी आ जाए, लिरी आ जाए, तो इस सब इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा? तो इसके जगह पे क्या बन जाएगा? यो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यो। ठीक है, उसी प्रकार ऊ या दुर्गऊ के बाद यदि ऊ या दुर्गऊ के अलावा कोई भी वर्ण आ जाए, मतलब ओ आ ई री लिरी कुछ भी आ जाए, ऊ नहीं आना चाहिए, तो इसके जगह पर क्या बन जाएगा? वो हलंत बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार री के बाद, ठीक है, यदि कुछ भी आ जाए बस री नहीं आना चाहिए, ओ आ ई ऊ कुछ भी आ जाए, ठीक है, उसके बाद तो री के जगह पे क्या हो जाएगा? तो रॉ हो जाएगा। और लिरी के बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण आए तो लिरी के स्थान पर क्या हो जाता है? तो लॉ हो जाता है। ये बात आपको समझना है। तो ठीक है, अब कैसे समझना है तो इसके बारे में भी जो है वो थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर है अधि जोर अयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? अधि, ठीक है, क्या है? अधि जोर क्या है? आपका अयन। अधि जोर क्या है? आपका अयन। तो अधि में देखिए आपका क्या है? ई है। उसके बाद क्या है? आपका अ है। ई और अ को यदि हम लोग मिला दिए तो हम लोग पढ़े हैं क्या बन जाएगा? यो हलंत बनेगा। तो अब समझिए आपको, ध में से तो हम ई निकाल लिए जैसा ऊपर हम लोग निकालते आ रहे थे। तो धी जो होता है, धी में क्या क्या है आपका? ध ध ध हलंत जोर क्या है? तो आपका ई है। तो इसमें से ध में से तो ई आपका निकल गया, तो सिर्फ क्या बच गया? ध हलंत। तो ध हलंत मतलब आधा ध, तो अध, है ना? और य हलंत जो है वो आपका बन के आया है। य हलंत आपका बन के आया है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और आगे क्या है आपका? आगे क्या है आपका? आगे जो है वो अ य न है। तो ये य हलंत जो है वो आगे वाले अ के साथ जुड़कर पूरा य बन जाएगा, और आगे जो य न है वो जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अध्ययन।
है ना। उसी प्रकार से अति जो उक्ति, तो अति में क्या है आपका फिर से ई है, उसके बाद क्या है आपका ऊ है, तो ई और ऊ मतलब ई के बाद फिर से जो है वो विभिन्न वर्ण आया, तो विभिन्न वर्ण आया तो क्या बन जाएगा, य हलंत बनेगा। य हलंत बनेगा तो क्या हो जाएगा, अति में से तौ में से ई निकाल दिए थे तो आधा तौ बच गया, तौ हलंत। ठीक है, और उसके बाद य हलंत बन के आया और आगे क्या है ऊ है, तो य हलंत के पर ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी तो यू हो जाएगा, और आधा को और ती है ही तो अतयुक्ति हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यन संधि बोलते हैं। ठीक है, और फाइनली क्या होता है, तो है ना अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर आई, ओ ए के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर अव, और औ के स्थान पर आव बन जाता है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे कैसे होता है ये, इसको भी हम लोग देखते हैं कि ए के स्थान पर आपका क्या बनेगा, ओ और य हलंत आई। ठीक है, आई के स्थान पर आई। ठीक है, आई, यहां पर मात्रा बढ़ाएं, एक मात्रा यहां बढ़ा दिए तो अ पर मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, उसी प्रकार ओ के बाद, ओ के बाद यदि कोई है ना कोई भी वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव। ठीक है, ओ के स्थान पर अव, और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो आपका आव हो जाएगा। औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो आपका आव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे चे प्लस अन, चे प्लस अन। ठीक है, देखिए चे, चे और प्लस क्या है आपका अन है, तो चे में क्या है आपका ए है, उसके बाद आगे क्या है ओ है, तो ए और ओ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आई, ओ और य हलंत, क्या बनेगा, ओ और य हलंत। ठीक है, तो चे में से ए निकाल दिए थे तो चौ हलंत बच गया था, उस चौ हलंत पर आगे ये ओ की मात्रा चढ़ गई तो पूरा चौ हो गया। ठीक है, और उसके बाद य हलंत जो है वो य हलंत पर आगे वाली ओ की मात्रा चढ़ गई तो पूरा य हो गया, और आगे क्या हो गया, तो नौ हो गया, तो चे जोर अन क्या हो गया, चयन। ठीक है, उसी प्रकार गई जोर अकह, तो गई में क्या है आपका आई है, गई में क्या है आपका आई है। ठीक है, आई और उसके बाद फिर क्या है ओ है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आई। ठीक है, क्या होगा आई, यहाँ पे आप देख रहे हैं आई के बाद यदि कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा आई। तो अब देखिए गई में से आई निकाल लिए, आई निकाल लिए तो गौ हलंत बच गया था, गौ हलंत पर आ की मात्रा चढ़ गई तो क्या हो गया गा। फिर उसके बाद क्या बना, तो य हलंत बना, य हलंत पर आगे वाले ओ की मात्रा चढ़ गई तो य क गा य क। ठीक है, गई प्लस क गाय क। तो ये बेसिकली 5 जो है वो आपको स्वर संधि में ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसके अलावा कुछ और संधि होते हैं जैसे विसर्ग संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, उतना डिटेल में आपको जो है नहीं पढ़ना है। कुछ एग्जांपल देखिए जो आपको पूछा हुआ है, ये मैंने आपको क्यों पढ़ा है। जैसे 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, नयनाभिराम, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, नयन जोर अभिराम, ये क्या है, दीर्घ संधि है। नयन में भी नौ में क्या है अ है, आगे भी क्या है अ है, दोनों को मिलाकर क्या हो गया आ हो गया, तो नैना हो गया। तो ये देखिए ये भी दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद कदापि, कदापि में क्या है कदा जोर अपी, तो ये भी क्या है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। अंबु जोर उर्मी, ये भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। महाजोर ऋषि, ये भी दीर्घ संधि का मतलब गुण संधि का एग्जाम्पल है, मतलब स्वर संधि का ही। फिर उसके बाद महाजोर ओघा, ये भी वृद्धि संधि का एग्जाम्पल मतलब स्वर संधि का ही है। तो आप जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे 70th में जो भी पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसी 5 संधि को मिलाकर जो है वो एक तरह से पूछा गया है। सिमिलरली 69th में भी यदि आप देखेंगे तो एक आपको व्यंजन संधि यहाँ पे दिख जाएगा, उसके अलावा यदि आप स्वर संधि देखें तो जैसे कुलंगार है ना, कुल जोर अंगार, तो लौ में भी क्या है अ है, आगे भी अंग है, तो ये क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, तो कुलंगार हो गया, है ना। इस प्रकार से तो ये भी दीर्घ संधि है। फिर उसके बाद यहाँ दीर्घ संधि, ये भी दीर्घ संधि, ये वृद्धि संधि जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये भी विसर्ग संधि है, ये यन संधि है। तो इस प्रकार से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपको किससे पूछा गया है, तो दीर्घ संधि, यन संधि, है ना, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है 68th में, उससे पूछा गया है। ठीक है, 67th में भी आप यही देखेंगे कि दीर्घ संधि, गुण संधि। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ये सब है विसर्ग। ठीक है, फिर दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि यहाँ पे भी। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपको किससे पूछा जा रहा है, तो आपका इसी स्वर संधि से जो है वो एक तरह से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपका काम निपट जाएगा। तो ये जो है वो हमारा हिंदी का जो है वो एक तरह से हॉलिस्टिक सेशन है, जिसमें आपको है ना हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स जो है वो आपको पढ़ने हैं ग्रामर में, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, और उसके बाद वाच्य हो गया, फिर उसके बाद विसर्ग हो गया, और फिर उसके बाद विभक्ति हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है ना कि विलोम जो है वो चारों यस के जो है वो एक तरह से आपके वो हैं। ठीक है, दिए हुए विलोम शब्द के जो है वो एग्जाम्पल्स, और फिर जो समानार्थी शब्द के एग्जाम्पल्स भी जो है वो हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद संधि देख लिया, और मुहावरे और लोकोक्ति भी जो है वो आपको एक तरह से याद रखना है। तो ये पीडीएफ जो है वो आप लोग को मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम चैनल पे सर डाल देंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद जो है वो आप इसको एक्सेस करके और फिर फाइनली जो है वो एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी जो है वो आप इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो आपका काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 30 नंबर बस लाना है, बहुत आसान है, सब लोग ले आते हैं, है ना, जिन जिन लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस है वो सबको पता होगा कि आसानी से आ जाता है। तो ये जो है वो हमारा आज का क्लास था। क्लियर है, किसी को कुछ इसमें पूछना हो तो बताइए। डाल दिए हैं सर टेलीग्राम पे, ओके ठीक है। ठीक है, और कुछ है।
मोस्ट ऑफ द चीज जो है वो आप लोग मेंटरशिप में सब कुछ सर कंप्लीट करा ही चुके हैं। करंट अफेयर्स भी हम लोगों ने काफी हॉलिस्टिकली देख लिया है। एसए के बारे में आप लोग मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कहीं पे डिस्कशन हुआ है एजुकेट भारत से अच्छा, एसए में भी। तो आई होप कि तीनों जो है वो पोर्शन आप लोग का अच्छा ही तैयार तैयार है। तो अच्छे से आप लोग जो है वो करके आएंगे, और जो लोग एक दो बार मेंस लिख चुके हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बूस्ट होना चाहिए, ठीक है।